हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार इलेक्ट्रिकल वाई आलोक सर में। तो विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग सेशन को फिर से रिज्यूम कर रहे हैं, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। जो सेशन हमारा 7:15 का था, यानी कि जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट रिवीजन पर बात कर रहे थे, जो कि आपके नेवी चार्जमैन, टीएचडीसी और एनएचपीसी के जैसे एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो जो विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं वो विद्यार्थी कृपया सेशन को पूरा देखें, तब जाके आपको इसका एडवांटेज होगा, नहीं तो कोई भी एडवांटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा सेशन का। क्योंकि आते हैं कुछ झांक के चले जाते हैं, जैसे दरवाजे से नहीं झांकते, हल्का सा झांका देखा कौन है? कोई नहीं है, बंद कर दो, निकलो। तो उन विद्यार्थियों को कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। और जो विद्यार्थी पूरा देख रहे हैं सेशन को, उनको भरपूर लाभ होगा इसका। और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो चीजें आपने कहीं भी आपने कोचिंग की हो, XYZ कहीं भी आपने कोचिंग की हो, जहां पर आपने जिन भी अध्यापक से कोचिंग की है, कई बार क्या होता है कि बहुत अध्यापक हर एक चीज कवर नहीं कर पाता है। तो हम छोटी छोटी चीजों को मैं कवर करते हुए चलूंगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेनी है, बिंदास होके पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। किसी भी रेजिस्टेंस के वायर को, किसी भी वायर को अगर हम स्ट्रेच खींचते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। यहां से ये प्रश्न आते ही आते हैं, एक आध नंबर में आता है। मैं सीधे फॉर्मूले पे बात करूंगा, ठीक है? तो स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग हेडिंग डालिएगा और इन पर ही हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। अब यहां पर स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में दो तीन चीजें आपको याद रखने योग्य हैं। जैसे किसी भी तार को खींचा जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, जब कंप्रेस करते हैं तो उसकी चौड़ाई बढ़ती है, यानी कि उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। जैसे यहां पर चार केस होते हैं। पहले केस में अगर हम चर्चा करें बेटा, पहले केस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां पर बेटा चार केस दिए होते हैं। यहां पर आपको गिवन होगा आपके पास में, ठीक है? जब गिवन होगा तो आपके पास में, जैसे उन्होंने कहा कि किसी वायर की लंबाई को, पहले लंबाई L थी, फिर लंबाई 2L कर दी जाए। जब गिवन हो लेंथ यानी कि L, तब हमारे क्या केस बनेगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आएगा? जब वो कहे कि गिवन हो एरिया, आपसे कहेगा बेटा एरिया ए, और गिवन हो आपके पास में बेटा डायामीटर D, और गिवन हो आपके पास में रेडियस, ठीक है? दूसरा, अगर हम तीसरी बात करें तो डायामीटर। जैसे डायामीटर दिया गया हो स्मॉल d, और जैसे अगर आपको दिया गया हो बेटा रेडियस दी हो, जैसे आपको स्मॉल r। अगर आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं तो आप देखेंगे कि दो केस है हमारे पास में। जैसे एक है स्ट्रेचिंग का और एक है कंप्रेसिंग का बेटा। तो जब स्ट्रेचिंग होगी तब हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा, जब कंप्रेसिंग होगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा। तो अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले हम लोग यहां बात कर लेते हैं स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग, और दूसरा फॉर्मूला होगा बेटा कंप्रेसिंग। दूसरा केस होगा बेटा क्या? कंप्रेसिंग। अब देखिएगा, हमको बार बार कहेगा कि आपके किसी भी वायर की लेंथ L थी और उसको हमने 2L कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? तो आप यहां से R2 निकालोगे, तो R2 बराबर आप क्या करोगे? N टाइम्स ऑफ R1। पहला फॉर्मूला क्या करोगे? N टाइम्स ऑफ R1 करोगे। क्या करोगे? N टाइम्स ऑफ R1 करोगे। अच्छा, बोले सर नहीं, क्या होगा? N स्क्वायर टाइम। क्या करोगे बेटा? N स्क्वायर टाइम। क्लियर है? और अगर आपके पास में कंप्रेस करना है तो डिवाइड कर दो। क्या होगा? R1 डिवाइडेड बाय N स्क्वायर।
एन जो है बेटा आपका क्या है, यहां पर जो बदलाव किया गया है लेंथ में। ठीक है, अभी एक एक सवाल भी देखेंगे सब पे। अब एरिया है, जैसे अगर एरिया है तब भी आपके पास में बेटा क्या होगा फॉर्मूला, एन स्क्वायर होगा। अगर एरिया दे रखा है आपको तो आप R2 निकालोगे तब भी क्या लिखोगे बेटा, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। क्या निकालोगे, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1 ना, एन स्क्वायर टाइम ऑफ R1। और जब यहां पर R2 निकालेंगे तो क्या आएगा, R1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, जब डायमीटर दे रखा हो तो R2 आप कैसे निकालोगे बेटा, तो n की पावर यहां पर हो जाता है 4 इंटू R1। ठीक है, और जब यहां पर कंप्रेस करते हैं तो हो जाता है उल्टा आपका क्या बेटा, R1 डिवाइडेड बाय n की पावर 4। और जब रेडियस भी दे रखी हो तो R2 बराबर तब भी n की पावर 4 ऑफ R1 होगा। और यहां पर आपके पास में R2 बराबर यहां पर भी R1 डिवाइडेड बाय n की पावर 4 होगा। इस तरीके से आपको हर एक सवाल में ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर हम मेन कंसेप्ट की बात करें, मेन कंसेप्ट की बात करें तो मेन कंसेप्ट में आप जानते हैं कि आपके पास में मेन फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का, वो सभी जानते हैं। क्या होता है कि सर R बराबर, विजिबल नहीं है ना, R बराबर मेन फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो सभी जानते हैं कि सर R बराबर रो L अपॉन ए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वायर एक ही होता है, मटेरियल एक ही होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वायर ले लिया ये, अब इसको कंप्रेस करूं या स्ट्रेच करूं तो इसकी मटेरियल पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मटेरियल तो ज्यों का त्यों रहने वाला है। जब मटेरियल ज्यों का त्यों रहने वाला है तो रेजिस्टिविटी कैसी होती है बेटा, कांस्टेंट। कैसी होती है, सेम, सेम होती है ना, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप इसको क्योंकि आप जब भी दो में कंपेयर करते हो तो डिवाइड करते हो, डिवाइड करोगे तो ये कट जाता है। तो जब भी आप यहां से निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, R1 बराबर L1 बटे A1, मैंने ऐसे मान लिया। ठीक, अब जब आप कंपेयर करोगे तो कैसे कंपेयर करोगे बेटा, R2 बराबर L2 बटे A2। क्योंकि हमें निकालना होता है बेटा क्या, क्योंकि हमें निकालना होता है बेटा क्या, हमें निकालना होता है R2। तो कई सारे लोग R1 बटे R2 भी करते हैं कि सर R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2, L1 बटे L2 इंटू A2 बटे A1, A2 बटे A1, ऐसे भी करते हैं, A2 बटे A1। अब जैसे मान लीजिए हमें R2 चाहिए तो ऊपर रख लो R2। R2 बराबर क्या होगा आपके पास में बेटा, R2 बराबर होता है आपके पास में, R2 बराबर कैसा होगा आपके पास में, एक मिनट, तो R2 जब आप ऊपर रखोगे तो क्या होगा, R2 बटे R1 बराबर A1 बटे A2 बटे इंटू L2 बटे L1। अब जो हमें दे रखा होता है हम उसी पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। बाकी को क्या कर देते हैं, हम वॉल्यूम से क्या कराते हैं बेटा, इसका कंपेयर करा लेते हैं। क्योंकि वॉल्यूम जो होता है, आयतन, आयतन जो होता है वो होता है नियत, कांस्टेंट, नियत होता है। क्योंकि वॉल्यूम बराबर आप क्या लिखते हो, V बराबर A इंटू एल। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो आपके पास में V1 बराबर आप जो लिखोगे ना, V1 बराबर लिखोगे A1 बटे A1 इंटू L1, और V2 बराबर क्या लिखते हो, V2 बराबर आप लिखते हो सर तो V2 बराबर आप क्या लिखते हो सर, V2 बराबर हम लोग लिखते हैं A2 इंटू L2। तो V1 आपस में बराबर होता है किसके, V2। क्योंकि आयतन देखो, आप किसी गिलास में जब पानी लोगे, उस गिलास के पानी को किसी बर्तन में डालोगे तो पानी तो बदलेगा नहीं। अगर 1 लीटर पानी है किसी बोतल में तो दूसरे बर्तन में डालोगे तब भी वो 1 लीटर रहेगा। तो जितने जो भी आपने वायर लिया होगा उसका आयतन जितना है वो उतना ही रहेगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं A1 इंटू L1 बराबर L1 बराबर A2 L2, A2 L2। तो इसलिए यहां पर आप, अगर आपको लंबाई दी गई है
तो लंबाई की जगह आप इसको रख दीजिए। अगर आपको रेशियो निकाल लीजिए यहां से, A1 बटे A2 बराबर रेशियो आ जाएगा L2 बटे L1। तो आप यहां पर क्या रखोगे बेटा, A1 बटे A2 की जगह L2 बटे L1 रखोगे, आपके पास में स्क्वायर में आ जाएंगी चीजें। ये आपका मेन फॉर्मूला रहता है जनरली। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल्स के लिए मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में कोई एक वायर था। क्या था? कोई एक वायर था बच्चा। क्या था? एक वायर रहा होगा हमारे पास में। ठीक है, मैंने माना कि मेरे पास में कोई एक वायर था। ये मैंने वो वायर ले लिया। ये वायर था मेरे पास में बेटा, मैंने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई एक वायर लिया। इस वायर की जो लेंथ है, अभी मैंने कोई एक वायर लिया, ये है वायर। ये आपके पास में कोई तार है। ठीक, इस तार का अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि रेजिस्टेंस जो है R जो है, R1 जो है कितना है, रेजिस्टेंस जो है बेटा वो कितना है, रेजिस्टेंस जो है बेटा कितना है, R जो है R1 जो है कितना है बेटा 10 ओम है। और इसकी लंबाई अभी L1 कितनी है, मैंने कहा कि 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। या फिर ऐसे कह दो कि इसकी लंबाई अभी कितनी है, L है। और यदि मैं इसकी लंबाई बढ़ाऊं, अगर मैं इस वायर को खींचूं, यदि मैं इसकी लंबाई बढ़ाऊं और L2 जो है स्ट्रेच करने के बाद में ये कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 बताइए। तो सीधा फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका मामला सेट हो जाएगा। कैसे फॉर्मूला लगेगा, R2 बराबर N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1। तो R2 बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, N कितना है, कितने गुना आपका बड़ा है, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर इंटू R1 कितना है 10, कितना आ जाएगा R2 बराबर आपके पास में 10 चौको 40, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा 40 ओम आपका आंसर आ जाएगा। R2 आ जाएगा आपका 40 ओम। ऐसे ही आप एरिया के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं मान लीजिए अब आपको मेन फॉर्मूला से करना है, मेन फॉर्मूला से करना है। तो मेन फॉर्मूला क्या कहता है कि R2 बटे R1 बराबर, मेन फॉर्मूला तो यही रहेगा, A2 बटे A1 इंटू, सॉरी ये आ जाएगा A1 बटे A2 बराबर क्या आ जाएगा, इंटू L2 बटे, है ना, L2 बटे L1, यही आएगा ना भाई, यही आया था, मेन फॉर्मूला यही आया था, A1 बटे A2 बराबर L2 बटे L1। अब चूंकि मैंने आपको बताया है कि A1 बटे A2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1 बटे A2 की जगह मैं L2 बटे L1 लिख सकता हूं। तो यहां रख दो R2 बटे R1 बराबर क्या होगा, L2 बटे L1 इंटू L2 बटे L1। तो आप क्या करेंगे, R2 बटे R1 इज इक्वल टू L2 बटे L1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। R2 आपको निकालना है, R1 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है आपको सर कितना 10 ओम, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, L2 आपका कितना है 2L है, और ये कितना है आपका बेटा L है, L है, स्क्वायर रखोगे ये कटेगा, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 4 गुणे 10, यानी कि कितना हो गया R2 हो गया बेटा 40 ओम। ठीक, इस तरीके से सारे सवाल आपके हो जाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया, बाकी हम लोग प्रैक्टिस में इसके सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे जब इसका शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास में एक शॉर्ट तरीका रेजिस्टेंस का निकालने का। अब आगे आ जाओ, इसके बाद में एक नया टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। नए टॉपिक में जैसे मान लीजिए आपसे कई बार कहता है कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं ना, रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं वो बताइए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट। क्लियर है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर प्रभाव। देखो कैसे प्रभाव डालेगा। देखो यहां से एक सवाल आपका बनता है, यहां से एक सवाल आपका बनता है। तो देखो जो सवाल बनेगा बच्चा वो क्या कहेगा। अब आपके पास में आप इलेक्ट्रिकल वाले तीन मटेरियल मेनली पढ़ते हैं, कौन कौन से। बोले सर तीन मटेरियल जो हमारे होते हैं, एक तो होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है आपके पास में टेम्परेचर सॉरी क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास में मटेरियल और टेम्परेचर और इनके टेम्परेचर इफेक्ट को हम देखें तो एक टेबल सिंपल सी मैं बना देता हूं, जिसमें हम ज्यादा मातापौड़ी करनी नहीं है, हमको सीधा शॉर्ट में चीजों को समझना है। तो यहां पर हम सबसे पहले लेंगे मटेरियल को। मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स हो गए। अब यहां पर आप ले सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ना, एनटीसी पीटीसी वाला मामला है, इसको क्या टेम्परेचर कॉफिशिएंट ले लेते हैं और एक जगह रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, एक जगह ले लो टेम्परेचर, एक जगह ले लो रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर ले लो, ये मैंने यहाँ पर टेम्परेचर ले लिया, यहाँ पर आप क्या ले लो, रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा ले लो, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट इसको अल्फा ले लो, ठीक बात है। अब यहां पर मटेरियल के रूप में हमारे पास में तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है कंडक्टर, कंडक्टर चालक, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है हमारे पास में इंसुलेटर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर मैं साइन बना देता हूं। जैसे यहां पर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा कि मैंने कंडक्टर का टेम्परेचर अगर मैंने क्या किया बेटा, इंक्रीज किया, क्या किया, बढ़ाया। अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे यानी कि चालक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा होता है, पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अल्फा इसका कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट पीटीसी। ऐसे ही सेमीकंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो होगा इसका क्या होगा बेटा, घटेगा, घटेगा। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा होता है, एनटीसी होता है, अल्फा कैसा होगा, माइनस होगा। इंसुलेटर का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपके पास में रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि आपके पास में इसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, अल्फा। ठीक बात है, तो मैंने इसको एक टेबल के रूप में आपके सामने दे दिया है। अब टेबल का रूप इसलिए दिया है ताकि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से परीक्षा में आप इसको क्या कर लें, याद कर लें या फिर इसको समझ लें, दोनों ही बातें होती हैं। तो ये आपके सामने टेबल के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, बेहतरीन, एकदम जबरदस्त आपको ये चीजें दिखाई दे रही हैं। क्लियर है, आपके पास में ये जो दिखाई दे रहा है एकदम जबरदस्त मस्त जिंदाबाद वाला सिस्टम। चलिए अब सर एक बार एक ग्राफ पूछ लिया, क्या पूछ लिया भैया, एक बार ग्राफ पूछ लिया। कौन सा ग्राफ पूछ लिया कि सर ये ग्राफ बना है और बताइए किस मटेरियल का ग्राफ है। अच्छा, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो कई बार वो ग्राफ देके आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ उसने ये दिया, ये ग्राफ रेजिस्टेंस और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में अक्सर आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहां पर रेजिस्टेंस ले लिया और यहां पर मैंने टेम्परेचर ले लिया। ये बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में है और केल्विन के आगे कभी डिग्री लगती नहीं है। अब आपने कहा कि सर किसी भी चालक का टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो होता है वो कैसा होता है, पीटीसी नेचर का, यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं टेम्परेचर पहले अगर जीरो था, पहली बात तो मैं आपको बता दूं किसी भी चालक
किसी भी चालक का रेजिस्टेंस आप जीरो कभी नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। कोई भी चालक हो, दुनिया का कोई भी चालक, आप उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट, आप उसका रेजिस्टेंस जीरो कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक आप प्रूफ है। आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट जीरो करने के लिए आपको यहां पीछे की तरफ आना पड़ेगा, और पीछे आता है नेगेटिव टेम्परेचर, और नेगेटिव टेम्परेचर कितना, -237.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ जम जाती है एक पर, अब जो जाएगा वो खुद ही जम जाएगा। तो इसका मतलब है कि किसी भी, यहां लिख लो, किसी भी कंडक्टर का आपका रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। आप कोई भी कंडक्टर उठाएंगे उसमें समथिंग कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएं, तो कई सारे लोग इसको ऐसे बना देते हैं यहां से, यानी कि यहां से अगर आपने बनाया तो समझ लीजिए कि आपने जीरो दिखा दिया, और आपने जीरो दिखा दिया तो इसका मतलब आप मूर्ख हैं। किताबों से देख के आपने बना दिया, किताबों में जीरो लिखा रहता है, और जीरो कभी हो नहीं सकता। क्योंकि अगर आप यहां ओरिजिन से इसको निकाल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने जो भी मटेरियल ले रखा है, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, टंगस्टन हो, कोई भी धातु हो, आपकी कोई भी चालक हो, आपका जो भी चालक आपने ले रखा उसको आपने जीरो कर दिया। क्या? जो पॉसिबल नहीं है उस चीज को आपने ग्राफ में जीरो कर दिया। इसीलिए आप कभी भी स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो वो ग्राफ कभी भी जीरो से होकर नहीं गुजरता है। इसके पीछे कारण यही होता है कि वो ग्राफ आपको यहां से नजर आएगा, कहां से प्यारे, यहां से नजर आएगा आपको ग्राफ, यहां से वो नजर आएगा, ग्राफ जो नजर आ रहा होगा वो आपको यहां से नजर आएगा, ये हल्का सा मैंने पीछे की तरफ बनाया। अब आप देखो जरा सल, इसमें एक एक चीज भी आपको नजर आ जाएगी। जब आपके पास में टेम्परेचर यहां था, कहां था, जब टेम्परेचर आपके पास में बेटा यहां था, जब टेम्परेचर मान लीजिए यहां पर T1 पर था तो रेजिस्टेंस कहां था, ये था। जब आपने टेम्परेचर T2 किया तो रेजिस्टेंस कहां है, ये है। जब आपने टेम्परेचर T3 किया तो रेजिस्टेंस आपका यहां है। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। और पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और ये स्लोप जो कहलाती है वो कहलाती है पॉजिटिव स्लोप। कैसी? पॉजिटिव स्लोप। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके पास में इसकी स्लोप जो है वो कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है। क्योंकि पॉजिटिव स्लोप ही आपकी क्या होती है, या फिर आप कह सकते हैं कैसी है, इंक्रीजिंग स्लोप है, या फिर आप कह सकते हैं कैसी स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप है। कैसी है? इंक्रीजिंग स्लोप है बच्चा। कैसी है? इंक्रीजिंग स्लोप है। अब दूसरा ग्राफ अगर मैं आपसे कहूं कि सर दूसरा ग्राफ बता दो, बिल्कुल बता देंगे। दूसरे ग्राफ में भी आपको असमंजस बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहां पर भी चीजें एकदम क्लियर कट रखो। कैसी क्लियर कट? क्लियर कट का मतलब यह है कि आपके पास में इस वाली एक्सिस पर रेजिस्टेंस और इस वाली पर टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिग्री सी में होता है तो इसको डिग्री सी में बना दो। रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि ओम में होता है। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि सेमीकंडक्टर का अगर आप क्या करेंगे बेटा, सेमीकंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर, ये दोनों ही, चाहे सेमीकंडक्टर ले लो चाहे इंसुलेटर ले लो, ये दोनों ही ले लो, चाहे सेमीकंडक्टर ले लो चाहे आप इंसुलेटर ले लो, दोनों का टेम्परेचर अगर आपका बढ़ रहा, इसका मतलब है इनके टेम्परेचर कॉफिशिएंट नेगेटिव है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे तो आपका रेजिस्टेंस घटना चाहिए, और घटने का मतलब है कि आपकी नेगेटिव स्लोप आनी चाहिए, और नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, घटती हुई स्लोप। तो घटती हुई स्लोप आप बना दो, क्या दिक्कत आ रही है जीवन में? व्यवस्थाएं सारी हैं, मैं घटती हुई स्लोप आपको बता देता हूं कैसे बनेगी। यहां से लो, ये रही, बस नीचे मत छिपाना नहीं तो जीरो हो जाएगा मामला। अब जरा देखो, इसको भी मैं एक बात आपको समझा दूं बेटा, इसकी भी एक बात मैं आपको समझा देता हूं कि देखो, जब आपके पास में यहां देखो, जब आपके पास में टेम्परेचर कैसा है, मैक्सिमम है। जब टेम्परेचर कैसा है, मैक्सिमम है, यहां पर मैक्सिमम है टेम्परेचर, और यहां पर टेम्परेचर कैसा है आपके पास में बेटा, मिनिमम है। यहां पर टेम्परेचर मिनिमम है तो रेजिस्टेंस कैसा है, मैक्सिमम है। दोनों बातें देख लो, यहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है तो आपके पास में रेजिस्टेंस कैसा है, आपके पास में मिनिमम है, और जब यहां पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो टेम्परेचर आपका कैसा है, मिनिमम है ना। तो यहां पर आप लिख सकते हो आर जो है वो कैसा है, मैक्स है।
ठीक है, यहाँ आर क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पर टी क्या है, T1 है। मान लो यहाँ पर मैंने T2 मान लिया, और मिनिमम मैक्सिमम चाहो तो मिनिमम मैक्सिमम मान लो। अच्छा सर, ये दोनों ग्राफ आप कह सकते हैं ये कैसी है बेटा, नेगेटिव स्लोप है। ये नेगेटिव स्लोप है बेटा आपकी, कैसी, नेगेटिव स्लोप है। बहुत बढ़िया चल रहा है, नेगेटिव स्लोप हो गई है। अच्छा सर, अब ऐसे ग्राफ अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से नाम दे दीजिए इन ग्राफ्स के। ये आपका किसी चालक का होता है, या फिर आप कह सकते हैं कंडक्टर का है, कंडक्टर का है, यानी कि ये आपके किसी चालक का है, और ये आपके पास में सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, या फिर आप कह सकते हैं इंसुलेटर। अच्छा सर, एक और गजब की चीज बताता हूं मैं आपको, एक और गजब की चीज बताता हूं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, एक और गजब की चीज बताता हूं मैं आपको। अगर मैं एक और गजब की चीज बताता हूं आपको, देखो एक और गजब की चीज देखो, एक और गजब की चीज ये देखो कि आपने दो ऐसे मटेरियल पढ़े होंगे जैसे कॉन्स्टेंटन और मैग्नीनियन। ठीक, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीनियन आपने दो मटेरियल ऐसे पढ़े होंगे जो कि आप किस में बेटा, अमीटर में यूज करते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे अमीटर में आप जानते हैं कि इसका जो टेम्परेचर होता है, जो आपका इसका आइडियल रेजिस्टेंस होता है, वो आप कहते हैं सर आइडियली जीरो अमीटर का, और आप कहते हैं प्रैक्टिकली वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो जैसे मैंने कोई अमीटर यहां बनाया, मैं अभी इस समय राजस्थान में हम जयपुर में, मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, भगवान ना करे इतना हो, यानी कि मैं एक डाटा ले रहा हूं कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां पर अगर वो कैसा है, चालक है, पॉजिटिव टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमने कोई मटेरियल उसमें लगा दिया। अब हम गए कहां पर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पहुंचे, वहां का टेम्परेचर कम है। अब आपने टेम्परेचर कम किया तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कम हुआ, तो इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब दोनों के रेजिस्टेंस में वेरिएशन होता हुआ आपको पाया गया, तो उन्होंने कहा यार ये तो मटेरियल काम ही नहीं कर रहा है इसमें। तब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा मटेरियल लेके आओ जिसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट वेरी ना करे, और वेरी भी करे तो बहुत कम, बहुत कम, मतलब बहुत कम, मतलब ना के बराबर, नेग्लिजिबल, यानी कि नगण्य मात्रा में जो वेरी करे, ऐसा मटेरियल लेके आओ। तो वो मटेरियल आपके कहलाते हैं जेटीसी, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपके टेम्परेचर के साथ में वेरी नहीं करता, वो आपके कहलाते हैं क्या, जेटीसी नेचर के। यानी कि हम यहां पर एक नई चीज को जन्म दिए, ध्यान रखिएगा, क्या जन्म दिए बेटा, कि यहां पर जेटीसी मटेरियल भी होते हैं। क्या होते हैं, जेटीसी। इसको बोलते हैं बेटा जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अब जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीनियन। ठीक, ये दो मटेरियल आपके हैं, एक कॉन्स्टेंटन और एक है मैग्नीनियन। ठीक, इनके लगभग लगभग आपके पास में ये ये डीसी पर यूज किया जाता है, ये एसी पर यूज किया जाता है। इनके टेम्परेचर कॉफिशिएंट कॉन्स्टेंटन की अगर मैं बात करूं तो अल्फा बराबर 0.0004 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है इनका। अब बताओ इतना सा आपके पास में वेरी करेगा। तो अगर हम इनके ग्राफ की बात करें ला, तो जरा देखो जरा, असल बेटा अगर इनके ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो ग्राफ जरा ध्यान से देखना। इनका ग्राफ जो होता है वो लगभग आपका जो वेरिएशन होता है, वो वेरिएशन आपको दिखाई देगा कि आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस पर क्या है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर है, ये टी है, ठीक है, ये आपका कैसा है, एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या करता है, कई बार वो क्या करता है बेटा, एक साथ में क्या करता है, तीनों ग्राफ देता है। अब उसने सवाल में आपको बताता हूं सवाल क्या पूछा था। अब एग्जाम्पल लिखो जरा, एक एग्जाम्पल नए पेज पर लिखते हैं एग्जाम्पल को। अब एक क्वेश्चन जो है वो आया, मान लीजिए आपसे उसने पूछा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा, कि उसने क्वेश्चन ये पूछा, ठीक है, उसने क्वेश्चन ये दिया
कि मान लीजिए एक तो उसने ऐसा ग्राफ दिया, एक उसने बेटा ऐसा ग्राफ दिया, और एक ग्राफ उसने कैसा, बच्चा पार्टी, एक ग्राफ उसने यहां से निकाला और यूं दे दिया। अब यहां पर आपके पास में बेटा ये जो है वो है आर और टी। अब आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा ग्राफ किस मटेरियल का है या पर किस नेचर का है, तो आप देख लो, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये है ZTC, जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कितना भी बढ़ाओ वेरी नहीं कर रहा है। और आप देखेंगे ये पॉजिटिव स्लोप है, यानी कि आपका टेम्परेचर यहाँ पर कम था तो आपके पास में रेजिस्टेंस इतना था, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो और हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका कैसा है, PTC नेचर का है, और ये आपका क्या है, NTC नेचर का है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं जिनमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं, और बड़े आसानी से और बड़ी बारीकी से आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब बेटा यहां से आगे बढ़ेंगे तो आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, हम पढ़ रहे हैं। तो यहां पर एक अल्फा के सवाल आते हैं, जैसे R0 निकालना, कभी अल्फा नॉट निकालना, कभी R1 निकालना, कभी T1 निकालना, ये सारे सवाल आते हैं। तो यहां से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और इस पूरे सिस्टम को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग इसमें अल्फा के जो अल्फा होता है, R0 होता है, T होता है, निकालने के लिए किस तरीके से फॉर्मूला इजाद किया गया, मैं कल पूरा इसको बताऊंगा। तो कल के सेशन को जरूर देखें। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन में मजा आ रहा है तो सेशन को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।